बात करते हैं सैलाइन सोडिक, जिसे हम सैलाइन एल्कली सॉइल भी बोलते हैं। क्या होती है? देखो, सैलाइन सोडिक सॉइल हम उसे बोलते हैं जिसमें जो सोडियम है Na+, उसकी तो अधिकता है ही है, साथ में यहाँ पे आपको सोल्यूबल सॉल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको 4 से अधिक देखने को मिलेगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा ESP यहाँ पे 15% से ज़्यादा होगा, सार वैल्यू यहाँ पे 13 से ज़्यादा, और pH की अगर मैं बात करूँ तो 8.5 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या रीज़न है सैलाइन सोडिक या सैलाइन एल्कली सॉइल की फॉर्मेशन का? तो देखो, पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि जो पेरेंट मटेरियल है जिसकी वेदरिंग से सॉइल की फॉर्मेशन हुई, वही अल्टीमेटली जो है सोडियम और क्लोराइड, सल्फेट वगैरह में रिच हो। तो वेदरिंग से अल्टीमेटली क्या होगा, जो सॉइल बनेगी उसमें अल्टीमेटली आपके ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, है ना। और स्पेशली ऐसे रीजन में अगर सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि पानी उस जगह पे इकट्ठा हो रहा है और किसी भी तरीके का ड्रेनेज वहाँ पे नहीं है, केवल जो धूप की गर्मी की वजह से एवोपरेशन से ही बस पानी का लॉस हो रहा है, बाकी कोई ड्रेनेज नहीं है, ऐसा एरिया हमारा लैंड लॉक्ड एरिया होता है। तो लैंड लॉक्ड ड्रेनेज बेसिन में स्पेशली, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इरिगेशन वाटर है, हो सकता है वही अल्टीमेटली सैलाइन हो, सोडे को, यानी कि उसी में अल्टीमेटली क्लोराइड्स और जो आपके ये जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और सोडियम की अधिकता है वो आपको देखने को मिले, यानी कि हाई सार वैल्यू हो। इसके अलावा एक हो सकता है कि आसपास कोई अगर कैनाल जा रही है और उसकी लाइनिंग नहीं हुई है और डायरेक्ट उसमें पानी फ्लो होता है, तो सीपेज से भी वहाँ से जो है सॉल्ट वगैरह सीधे आपके सीपेज की वजह से भी आपके अंडरग्राउंड जो वाटर का रिजर्वायर है वहाँ तक आ सकते हैं, जिससे सॉल्ट की मात्रा बढ़ सकती है और फिर वहाँ से सीधे वो ऊपर की लेयर्स में आ जाएगा। इसके अलावा एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश कम होती है। अब वहाँ पे दो तरीके से पानी का लॉस हो रहा है, जो प्लांट का फॉलिएज है वहाँ से तो ट्रांसपिरेशन से लगातार पानी जा ही रहा है, इसके अलावा एवोपोरेशन की वजह से मिट्टी में से पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर आएगा, साथ में सॉल्ट वगैरह लेकर के ऊपर आएगा, पानी एवोपोरेट हो गया, सॉल्ट बचे रहेगा। तो ये है। इसके अलावा हम देखें कि क्रॉप प्लांट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा सैलाइन एल्कली या सैलाइन सोडिक सॉइल का। सबसे पहला आता है ऑस्मोटिक स्ट्रेस। पौधे का रूट जोन है, उस रूट जोन में जब सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी तो होगा क्या, जड़ों से सारा का सारे पानी खींच के बाहर निकाल लेगा, यानी कि ना तो न्यूट्रिएंट अपटेक ढंग से हो पाएगा और ना वाटर एब्जॉर्प्शन। इससे नतीजा ये निकलता है कि मिट्टी गीली होने के बावजूद भी आपको पौधा मुरझाया हुआ दिखेगा। आप पानी दे रहे हो लेकिन अल्टीमेटली पौधा जो है विल्टिंग स्टेट में ही है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम की है, इसके अलावा क्लोराइड आयन, इन चीज़ों की टॉक्सिसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है, सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, जिसकी वजह से होगा ये लीफ टिप बर्निंग, यानी कि जो लीफ की टिप है उसमें बर्निंग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये पत्तियां हैं, उनकी टिप पर अगर आप देखो तो बर्निंग आपको देखने को मिल रही है ना। तो एक तो ये चीज़ है। आगे हम बात करें, जैसे कि इधर आप देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी टिप का एरिया था जहाँ पे बर्निंग हुई है। ये देखो, ये देखो, ये सारी पत्तियों में लीफ टिप बर्निंग है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है सोडियम और क्लोराइड आयन की टॉक्सिसिटी की वजह से, वो है मार्जिनल नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यूज़ की डेथ, जो कि देखने को मिलेगा लीफ की मार्जिन पर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मार्जिन का एरिया है और यहाँ पे हमें नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा टिश्यू यहाँ से बेकार हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है। इसके अलावा बाकी नेक्रोसिस तो है ही है, इसके अलावा मैच्योरिटी से पहले ही पत्तियाँ का झड़ने की प्रॉब्लम वो भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोडियम की हाई कंसनट्रेशन की वजह से कुछ एसेंशियल जैसे कैटायन है, जैसे आपका पोटेशियम है, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करो तो यहाँ पे सरफेस पे, क्योंकि सॉल्ट इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे क्रस्ट जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद आपको सरफेस पे परत देखने को मिलेगी इस तरीके से। जैसे ये देख रहे हो, पूरी ज़मीन यहाँ पे सफ़ेद देखने को मिल रही है, तो इस तरीके से वाइट वाइट हो जाती है पूरी खेत की ज़मीन। ये है। आगे बात करें
तो अब बात आती है कि अच्छा इसमें एक और है, सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्रस्टिंग वगैरह हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली एरिएशन भी यहाँ पे अच्छा नहीं होगा और रूट का पेनिट्रेशन भी इफेक्ट होता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंट कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कि सॉल्ट्स को, जो सरफेस पे सॉल्ट इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से क्रस्टिंग वगैरह हुई है, आप यहाँ पे लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो। लीचिंग रिक्वायरमेंट का क्या मतलब कि एग्जैक्टली आपको कितने फ्रेश वाटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जो सरफेस पे सॉल्ट्स हैं उनको वापस से लीच करके नीचे का जो प्रोफाइल है उसमें भेजने के लिए। इसके अलावा आपको इरिगेशन वाटर जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा। सार वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है, RSC 2.5 से ऊपर है, तो यहाँ पे पहले उसको जिप्सम से ट्रीट करो तब खेत में इस्तेमाल करना। इसके अलावा ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर बनाओ, सब सरफेस ड्रेनेज आपको यहाँ पे सही रखना पड़ेगा ताकि पानी जो है वाटर टेबल यहाँ पे राइज ना हो। इसके अलावा आसपास कोई कैनाल है तो कायदे में उसकी पहले लाइनिंग होनी चाहिए इस तरीके से, और तब आपको यहाँ पे पानी छोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, बाकायदा साइड से भी लाइनिंग होती है और नीचे भी पूरी लाइनिंग होती है, तब इसमें पानी छोड़ा जाता है जिससे सीपेज की प्रॉब्लम ना हो। जिस तरीके से जिप्सम के कट्टे आते हैं 50-50 किलो के मार्केट में। इसके अलावा आप मल्चिंग जो है वो भी करनी चाहिए कायदे में। जितना भी क्रॉप रेसिड्यू होता है ना, भूसा वगैरह, उसका इस्तेमाल करके आप ज़मीन को कवर कर दो तो गर्म नहीं पड़ेगी। एवोपरेशन से अल्टीमेटली क्या होगा, पानी ऊपर नहीं आएगा तो सॉल्ट भी इकट्ठा नहीं होगा। ये देखो, ये सब सरफेस ड्रेनेज होता है। इसमें होता ये है, कुछ इस तरीके के पाइप होते हैं जिनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, इन्हें ज़मीन के अंदर जो है बिछा दिया जाता है, जियो टेक्सटाइल जो फैब्रिक है उसकी कवरिंग लगा करके, और आसपास पत्थर। इससे होता है सारा पानी फिल्टर होकर के इन पोर्स के थ्रू अंदर चला जाता है और आगे जा कर के पाइप से ये आगे निकल जाएगा इस तरीके से। ये है। आगे बात करते हैं। अब बात आता है रिक्लेमेशन के तरीके क्या हैं। तो रिक्लेमेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको कैल्शियम का सोर्स, मेनली हम जिप्सम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रिक्लेम करने के लिए। पहले आपको यहाँ पे जिप्सम का इस्तेमाल करना है, यानी कि पहले जिप्सम अप्लाई करना है, और जिप्सम के एप्लीकेशन के बाद में हम यहाँ पे सरफेस पे फ्लशिंग करेंगे, यानी कि पानी को यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो अप्लाई करेंगे, जिससे लीच होकर के सारा का सारा सॉल्ट नीचे चला जाएगा। ध्यान ये रखना कि पहले जिप्सम अप्लाई करना, उसके बाद में यहाँ पे फ्रेश वाटर अप्लाई करना है, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। नहीं तो होगा ये कि आपका जो फील्ड है वो प्योरली सोडिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो तरीका क्या है कि यहाँ पे आप चाहो तो जिप्सम CaSO4.2H2O जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके अलावा चाहो तो आयरन पायराइड भी यूज़ हो जाएगा जो मिट्टी में एसिडिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि pH ज़्यादा है ना यहाँ पे 8.5 के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग कर दो, FIM यूज़ कर सकते हो, पूरे तरीके से वेल रोटेन सड़ी हुई। इसके अलावा प्रेस मड, जो गन्ने का प्रोसेसिंग का वेस्ट होता है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से अल्टीमेटली जो CO2 है वो रिलीज होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह आते हैं। CO2 पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, मिट्टी में ओवरऑल एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले तो आपको जिप्सम यहाँ पे अप्लाई करना है। जिप्सम में होगा ये कि जो कैल्शियम है होगा ये, जैसा मैं बता रहा हूँ, जो एक्सचेंजेबल सोडियम है वो यहाँ पे आपका कैल्शियम से रिप्लेस हो जाएगा। सोडियम की अधिकता है ना, वो यहाँ पे सीधे आपका कैल्शियम से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में आप जब सर्फ वो करोगे, फ्लशिंग करोगे, तो सारा का सारा सोडियम लीचिंग से नीचे चला जाएगा। तो एक बार आपने जिप्सम अप्लाई कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे लीचिंग करी जाएगी। लीचिंग को और बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो, सबसॉइलिंग कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, जब हम नॉर्मली बार बार हर फसल के दौरान रोटावेटर और हैरो वगैरह चलवाते हैं तो ऊपर की मिट्टी तो ढीली हो जाती है, नीचे की हो जाती है टाइट। तो ऐसे केस में सबसॉइलर का फिर यूज़ करा जाता है नीचे की मिट्टी तोड़ने के लिए। उसके बाद आप बढ़िया क्वालिटी का, जो आपका मतलब सही फ्रेश वाटर है, उसका इस्तेमाल करके आप पहले फ्लशिंग कर दो। लीचिंग से सारा सॉल्युबल सॉल्ट आपका नीचे ड्रेन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा लोअर रूट जोन में। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप सुटेबल होते हैं सैलाइन सोडिक सॉइल के लिए। तो एक तो वो होते हैं जो हाई सैलिनिटी टॉलरेंट होते हैं,
जैसे कि आपका बार्ले है, शुगर बीट है, कर्नल ग्रास है, ढैंचा है। ये आपका लगभग ईसी आपका 8 से 12 के आसपास और ईएसपी 30 से 50% के आसपास टॉलरेट कर लेगा। जो मॉडरेटली टॉलरेंट होते हैं उसमें आता है आपका राइस, इसके अलावा वीट, मस्टर्ड, सोरगम, कॉटन, स्पिनच, टोमेटो। ये ईएसपी 15 से 30% और ईसी 4 से 8 के आसपास टॉलरेट कर लेगा। सेंसिटिव क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ जो हाईली सेंसिटिव होते हैं सैलाइन सोडिक सॉइल के प्रति, उसमें आते हैं आपके दालें जैसे चिकपी, पिजनपी, मूंग बीन, लेंटिल, सिट्रस और अनियन। इसमें ईएसपी ये आपका 15% से कम और ईसी आपका 4 के नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाईली सेंसिटिव वालों में सबसे ज़्यादा आपका थोड़ा बहुत चैलेंजिंग यहाँ पे पड़ता है क्रॉप को ग्रो करना, क्योंकि सेंसिटिव क्रॉप्स आप केवल तभी लगा सकते हो जब आप पूरे तरीके से अपने फील्ड को रिक्लेम कर लोगे, नहीं तो फिर आपको केवल हाईली टॉलरेंट वाले ही लगाने पड़ेंगे। जैसे ये देखो, ये शुगर बीट है, ये मूंग है, ये बार्ले है, ये सोरगम है, सिट्रस है, इसके अलावा ये ढेंचा है, इसके अलावा टमाटर है, मस्टर्ड है, ये आपका पालक हो गया, ये लेंटिल है, ये अनियन है, इसके अलावा ये आपका कॉटन हो गया, है ना। इधर आप देखो तो ये देखो, लीचिंग बाय फ्लशिंग सरफेस विथ फ्रेश वाटर। पूरे खेत की सरफेस पे फ्रेश वाटर यहाँ पे अप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली सारा का सारा सॉल्ट नीचे चला जाता है, ये है ना। इसके अलावा ये फार्म यार्ड मैन्योर है, वेल रोटेन होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये ढेंचा हो गया। इसके अलावा ये प्रेस मड है, शुगर केन का वेस्ट है, प्रोसेसिंग के बाद का। इसके अलावा ये आपका क्या है, सब सॉइलर। ये मैंने आपको सब सरफेस ड्रेनेज दिखाई दिया, इस तरीके के छेद होते हैं पाइप में, ये पत्थर वगैरह भर दिए जाते हैं, उसके बाद में इस तरीके से पानी जो है निकल जाएगा यहाँ पे। मल्चिंग आप कर सकते हो, हार्वेस्टिंग के बाद में जितना भी भूसा है उसका सरफेस पे कवर कर दो, और इससे ये रहेगा कि ज़मीन आपकी सूखेगी नहीं, तो अल्टीमेटली जो सॉल्ट है वो ऊपर नहीं आएगा। क्रस्टिंग इस तरीके से हो जाती है, एकदम सफ़ेद हो जाती है ज़मीन पूरे तरीके से। ये मार्जिनल नेक्रोसिस है, मार्जिन्स में नेक्रोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लीफ टिप बर्निंग है ये विल्टिंग है, मिट्टी गीली होने के बावजूद भी प्लांट जो है मुरझाया हुआ है। ये कैनाल लाइनिंग और जिप्सम मैंने आपको दिखाई दिया था, है ना। इस तरीके की होती है ये जो हमारी सैलाइन सोडिक है, सैलाइन एल्कली सॉइल है। ये देखो सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाता है खेत पूरा। तो ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल थी सारी की सारी कंप्लीट कर दी। अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज़ पे बात कर ली है।